आज हम शुरू करने जा रहे हैं महात्मा गांधी से संबंधित विभिन्न विचारों को। और महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी देन है और वो सिर्फ भारत नहीं वरन पूरी दुनिया के एक महान नेता माने जाते हैं। उनका चिंतन गांधीवाद के रूप में हमारे सामने आता है और हमने राज्य के संबंध में भी उनके विचार पढ़े थे गांधीवाद के। और आज हम जो है पढ़ने जाएंगे गांधी का आदर्श राज्य के संबंध में वर्णन। उसके बाद फिर हम उनके आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे। गांधी के विचार जो हैं आर्थिक, क्योंकि आर्थिक रूप से वो कैसे एक राज्य की कल्पना करते हैं। फिर सामाजिक विचार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचार गांधी के। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। कल भी आपने आपको जो बताया था उसको आपने याद किया होगा और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें। धन्यवाद। गांधी जी के आर्थिक विचार। और गांधी जी ने राजनीति शास्त्र की तरह अर्थशास्त्र के भी आध्यात्मिकीकरण एवं मानवीयकरण का प्रयत्न किया है। गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1 है यंत्रीकरण या मशीनीकरण या औद्योगिकीकरण का विरोध। गांधी जी मशीनों के विरुद्ध थे क्योंकि वह अच्छे जीवन में बाधक हैं और इनसे मानव जीवन की दशा शोचनीय हो जाती है। एक मशीन कई लोगों को बेरोजगार बना देती है, ऐसा गांधी का सोचना था। मशीनों से शोषण और असमानता को बढ़ावा मिलता है, इनसे बेरोजगारी फैलती है, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में यंत्रीकरण पाप का प्रतिनिधि है। यंत्र के पक्ष में एक भी अच्छा बिंदु मेरे ध्यान में नहीं है। तो जब मशीन से हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिर उसको हम दूसरी जगह भेजेंगे। तो एक मशीन से जो प्रोडक्शन होगा उससे कई लोगों की बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि हाथ से काम करने की तुलना में ये मशीन कई हाथों के बराबर एक काम करती है। फिर बात आती है औद्योगिकीकरण का विरोध। गांधी जी ने पश्चिमी राष्ट्रों के अंधानुकरण में भारत के औद्योगिकीकरण का विरोध किया। उनका कहना है कि औद्योगिकीकरण ही विश्व में विद्यमान तनावों, संघर्षों और युद्धों की आशंकाओं का मुख्य कारण है। औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगारी व आय की असमानता बढ़ेगी, राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता कम होगी और वे एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि औद्योगिकीकरण के कारण ही पश्चिमी राष्ट्रों का नैतिक पतन हो रहा है। फिर बात आती है व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा। तो पूंजीवाद और प्रन्यास धारणा क्या है? तो गांधी जी पूंजीवाद के विरोधी थे। पूंजी का एकत्रीकरण अनैतिक मानते थे। उनके अनुसार जो आवश्यकताओं से अधिक लेता है या संग्रह करता है वह चोरी करता है। उन्होंने मार्क्स की तरह पूंजीवाद का विरोध नहीं किया। वे तो पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन कर उनको ट्रस्टी बनाना चाहते थे। वे उनकी लाभ और शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते थे। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का जो था वो यही था कि अमीर लोग जो हैं वो गरीबों के प्रति दया करें और अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए खर्च करें, जिससे गरीबी में कमी आए। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। गांधी जी आर्थिक समानता के आदर्श में विश्वास करते थे। उनका अभिप्राय ये नहीं है कि वे योग्यता के आधार पर भिन्नता नहीं चाहते या योग्य व्यक्तियों को अधिक कमाने से मना करते हैं। इससे उनका अभिप्राय है कि प्रत्येक के रहने के लिए उचित घर की व्यवस्था हो, उसके खाने के लिए पर्याप्त और संतुलित भोजन हो और शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त खादी हो। उनके खाने के लिए पर्याप्त और संतुलित भोजन हो और शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त खादी हो।
उनका कहना था कि विलासिता या आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति तभी होनी चाहिए जब सबकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। वे निर्दयी असमानता को दूर करना चाहते थे। वर्ग सहयोग की धारणा। गांधी जी एक वर्गहीन समाज को आदर्श मानते हैं और इसके निर्माण हेतु अहिंसा तथा वर्ग सहयोग के मार्ग को अपनाने पर बल देते थे। उनका मत था कि यदि श्रमिक पूंजीपति वर्ग के शोषणकारी उद्देश्यों में सहयोग ना करें तो पूंजी द्वारा श्रमिकों का शोषण हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यदि पूंजीपति स्वेच्छा से श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने को तत्पर नहीं होते हैं तो श्रमिक वर्ग सत्याग्रह के द्वारा उन्हें ऐसा करने को विवश कर देगा। फिर है नेक्स्ट आर्थिक न्याय। गांधी जी के आर्थिक विचारों में आर्थिक न्याय का विचार महत्वपूर्ण है। गांधी जी के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के नैतिक दायित्व को निभाए। गांधी जी के अनुसार आर्थिक न्याय के प्रति समर्पित व्यक्ति के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1 अपरिग्रह, दूसरा असत्य, तीसरा है सर्वधर्म समानता। नेक्स्ट है रोटी के लिए श्रम। गांधी जी का रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत उनकी सारी आर्थिक विचारधाराओं पर आधारित है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का उपार्जन शारीरिक श्रम द्वारा ही करना चाहिए। इसे उन्होंने पसीने की रोटी कहा है। तो ये है गांधी जी का आर्थिक विचार। अब गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना भी आती है। तो गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना आलोचक निम्न आधारों पर करते हैं। नंबर 1 है अव्यवहारिक। तो गांधी जी के अनेक आर्थिक सिद्धांत अव्यवहारिकता लिए हुए हैं। इसमें अनेक जगह विरोधाभास देखने को मिलता है। आज के हिसाब से ये बिल्कुल अलग थलग दिखाई देती है विचारधारा। फिर दूसरी बात जो है वो है ट्रस्टीशिप अव्यवहारिक है। आज के उनका विचार था कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूंजीपतियों और श्रमिकों तथा जमींदारों और कृषकों के संबंध में सुधार कर समाज में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर देगा, परंतु ये विचार सही नहीं है क्योंकि शोषणकर्ता कभी भी शोषण कम या समाप्त करने के लिए स्वेच्छा से राजी नहीं होंगे। जब तक वर्ग विभाजन रहेगा तब तक वर्ग संघर्ष रहेगा। फिर नैतिकता पर अत्यधिक बल है। तो गांधी जी ने समाज को ऐसे नैतिक तत्वों से संगठित करने का प्रयास किया जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है। गांधी जी ने मानव के नैतिक गुणों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। पूंजीपतियों और जमींदारों का नैतिक शक्ति के द्वारा हृदय परिवर्तन करना लगभग असंभव है। बहुत मुश्किल है कि अमीर लोग जो है वो अपने हिस्से को गरीबों को बिना संघर्ष के दे दें। फिर नेक्स्ट बात जो आती है वो है तकनीकी विकास आध्यात्मिक विकास का विरोधी नहीं। ये विचार गलत है कि तकनीकी विकास से आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचती है। वास्तव में तकनीकी विकास मानव स्वतंत्रता के क्षेत्र को विकसित करता है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही आध्यात्मिक विकास निहित है और भौतिकवाद को हम पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। तो गांधी जी के जो विचार हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो कई बार अपनी बात के लिए जो इस हद तक चले जा रहे हैं कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि गांधी जी के आर्थिक सिद्धांतों के अलावा जो उनका विचार है उसके अलावा भी एक दुनिया है। और परिणाम ये होता है कि आज के समय में आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि आप इस प्रकार का एक विचार सामने लाएं जिससे आप अपने देश का विकास जो है वो केवल गाँव के हिसाब से ही करें।
तो इसलिए गांधी के जो विचार हैं वो अपनी जगह, कई बार आज के संदर्भ में आर्थिक विचार जो हैं वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में गांधी के जो विचार हैं उसमें जो हमारा ट्रस्टीशिप है उसकी हम कितनी भी आलोचना करें, लेकिन ट्रस्टीशिप कुछ हद तक लागू रहा, चाहे विनोबा भावे के द्वारा भी आगे बढ़ा। और आज भी हम जो अमीर लोग जो होते हैं वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और गांधी जी के जो विचार हैं वो पढ़ के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हम शुरू कर रहे हैं अभी गांधी जी के सामाजिक विचार। तो गांधी जी ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था को प्राचीन भारत ग्रंथों में प्रतिपादित वर्ण और आश्रम व्यवस्था के आधार पर संगठित किए जाने पर बल दिया। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि वर्ण व्यवस्था ही एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का व्यवहारिक आधार हो सकती है। अब वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी का दृष्टिकोण रूढ़िग्रस्त और परंपरावादी नहीं है। उन्होंने वर्णों के अनुसार मनुष्यों के कर्तव्य विभाजन की इस योजना में दो अनिवार्य बातों को ध्यान में रखा। नंबर 1, वर्ण का संबंध किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशेष गतिविधि संपन्न कराने में उसकी स्वाभाविक दक्षता से किसी विशेष वर्ण की सदस्यता को व्यक्ति की सामाजिक श्रेष्ठता या निम्नता का आधार नहीं बनाया जाएगा। दूसरा है, क्षमताओं के अनुरूप विशिष्ट वर्ण की सदस्यता किसी व्यक्ति को दूसरे वर्णों से बिल्कुल पृथक नहीं कर देती। कर्तव्यों का वर्गीकरण वर्णों के पृथक्करण का आधार नहीं है, अपितु समस्त वर्णों के सदस्यों और उनकी गतिविधियों के मध्य पारस्परिकता और सहयोग वृत्ति को सुनिश्चित करता है। अतः एक वर्ण का सदस्य दूसरे वर्ण के सदस्यों के कार्यों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता या अवहेलना का भाव नहीं रख सकता, क्योंकि अपने वर्ण से जुड़े हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वयं भी दूसरे वर्ण के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य पर अनिवार्य रूप से निर्भर रहता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का अर्थ कदापि नहीं है कि एक वर्ण का सदस्य कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। उनके शब्दों में ब्राह्मण केवल शिक्षक नहीं होता, वह मुख्यतः एक शिक्षक होता है। किंतु यदि कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम करने से मना करे तो उसे मूढ़ ही माना जाना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई राजपूत ज्ञान से शून्य हो तो उसके शौर्य का कोई सार्थकता नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था का नैतिक पक्ष इस भावना से संविष्ट है कि व्यक्ति कोई विशिष्ट कार्य संपन्न कर सकने की अपनी स्वाभाविक क्षमता का उपयोग अपने व्यक्तिगत भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु सामाजिक हित और स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से प्रेरित होकर करेगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था समाज को वर्णों के रूप में विभाजित नहीं करती, अपितु विभिन्न वर्णों के सदस्यों के मध्य सौहार्द और प्रेम के माध्यम से सामाजिक एकता को सुनिश्चित कराती है। दूसरा है, जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार। उन्होंने स्वीकार किया कि मूलतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को माना जा सकता है तथा सामान्यतः व्यक्ति स्वेच्छा से वर्ण का परिवर्तन नहीं कर सकता। वर्ण जन्म से तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उसका संरक्षण उनसे जुड़े हुए दायित्वों के पालन के द्वारा ही होता है। ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न बालक को ब्राह्मण माना जाएगा, किंतु यदि बड़ा होने पर वह ब्राह्मण के कर्तव्यों तथा सद्गुणों के अनुरूप आचरण नहीं करता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाना उचित नहीं है। फिर है वर्ण व जाति में भेद। गांधी जी ने वर्ण और जाति के मध्य भेद किया और जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जाति प्रथा अपने वर्तमान स्वरूप में हिंदू जाति पर एक कलंक के समान है। वर्ण की अनिवार्य समानता, विभिन्न वर्णों की समानता गांधी जी की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार है। किंतु उन्होंने यह स्वीकार किया कि जन्मजात गुणों, शारीरिक तथा मानसिक दक्षताओं की दृष्टि से, क्षमताओं की दृष्टि से व्यक्ति पूर्णतः समान हो ही नहीं सकते। वे वस्तुतः वर्ण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तियों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं से विभिन्नताओं के बावजूद उनके मध्य एक मूलभूत समानता की स्थापना करना चाहते थे। कायिक श्रम की अनिवार्यता द्वारा शूद्र वर्ण के प्रति अन्याय का निषेध। उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वर्ण के सदस्य को अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन स्वयं श्रम करके जुटाने चाहिए। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति वर्ण का सदस्य शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित कार्यों को तो स्वयं ही पूर्ण करेगा। अतः एक पृथक शूद्र वर्ण का समाज में अस्तित्व ही नहीं रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य विशिष्ट वर्ग का सदस्य होने के साथ साथ अनिवार्य रूप से शूद्र तो स्वयं होगा ही रे। अब दूसरी बात आती है जो हमने पढ़ते हैं, वो है इस शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण। तो इस शिक्षा का सिद्धांत, गांधी के अनुसार शिक्षा आदर्श सामाजिक प्रणाली की नींव है। उनकी शिक्षा की धारणा व्यापक है और उसका आधार आध्यात्मिक है। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति द्वारा उसके परम तत्व की पहचान और इस ज्ञान को आचरण में उतारने की प्रेरणा, क्षमता और तत्परता।
इस प्रकार शिक्षा उनके अनुसार मनुष्य के मानसिक, शारीरिक व आर्थिक विकास को एक साथ सुनिश्चित करती है। अतः उसकी शिक्षा की धारणा में कोरे अक्षर ज्ञान या बाहरी सूचनाओं के संग्रह का अधिक महत्व नहीं है। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जो विद्यार्थियों की आत्मनिर्भरता के महत्व के प्रति सचेतन भी बना सके और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उनमें आवश्यक सामर्थ्य भी उत्पन्न करे। बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षा को सम्मिलित किया। उनके अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों के हृदय, बुद्धि और शरीर तीनों के सम्मिलित विकास का माध्यम बनना चाहिए। शिक्षा के प्रारंभ में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने की अपेक्षा इतिहास, भूगोल, गणित और कताई कला इत्यादि का मौखिक ज्ञान देना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में व्यक्तियों को गणित, इतिहास, भूगोल और अन्य ऐसे ही विषयों के साथ साथ किसी दस्तकारी या उद्योग की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए। उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। विद्यालयों में बालकों को सांप्रदायिक प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, किंतु उन्हें नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। शिक्षा में बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए और माध्यमिक स्तर तक की बुनियादी शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। उच्च शिक्षा, उनके अनुसार शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस दृष्टि से शिक्षा में औपचारिक स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों का विशेष महत्व नहीं है। अस्पृश्यता निवारण, वह सामाजिक कलंक की बात संज्ञा देते थे। अस्पृश्यता को सामाजिक न्याय की उनकी संकल्पना में अस्पृश्यता के उन्मूलन का सर्वाधिक महत्व था। उनके अनुसार अस्पृश्यता मिथ्या अभिमान और स्वार्थ वृत्ति का ही सामाजिक रूप है और आत्मा का हनन करने वाला घोरतम पाप है। उन्होंने अस्पृश्यता को अनैतिक माना। स्त्री सुधार, गांधी ने समाज में स्त्रियों के विषय में 2 बातें, स्त्रियों की समानता तथा उनके विषय तथा स्वयं निर्णय लेने के अधिकार पर विशेषता बल दिया है। वे इस मत से सहमत नहीं थे कि वे पुरुषों पर निर्भर है अथवा वे पुरुष के अधीनस्थ या उनसे हीन है। उनके अनुसार स्त्री समाज में पुरुष की समकक्ष सहकर्मिणी है। समाज में स्त्रियों की हीन दशा के लिए पुरुष ही नहीं अपितु स्वयं स्त्री जिम्मेदार हैं। भारतीय महिलाओं की निर्णय लेने के विषय में अपने अभिभावकों या पति पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति की उन्होंने आलोचना की। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध किया। ये से बहुत बड़ी कुरीति मानते थे। तो गांधी जी के जो विचार हैं उससे हमें पता चलता है कि वो किस हद तक समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते थे। थैंक यू।